गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 5 चल रहा है और इसके अंदर हमारा टॉपिक 5 है। आज की क्लास का ये टॉपिक 5 रहेगा। आज हम करेंगे कि हमारे जो कपड़े हैं उनको स्टिफ रखने के लिए, यानी उनको खड़ा खड़ा रखने के लिए हमें उनमें कड़ापन लाने के लिए किन पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो कपड़ों को कड़ापन लाने के लिए हमें स्टार्च की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंदर हम स्टार्च और नील का पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्च का पढ़ेंगे, फिर नील का पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा स्टार्च। स्टार्च एक स्टिफनिंग एजेंट होता है। यह वस्त्रों को कड़ापन देता है। कड़ापन यानी स्टिफ रहता है, कपड़ा खड़ा खड़ा रहता है और एक नवीन यानी नया रूप यह वस्त्र को प्रदान करता है। इसके लिए वस्त्र को नवीन रूप देने के लिए इसे जैसे कि कहते हैं कि मांड देना भी बोलते हैं, कलफ भी बोलते हैं, इसको कलफ भी बोलते हैं और इसको स्टार्च भी बोलते हैं। मांड हो गया, कलफ हो गया, या फिर इसको ये बोलते हैं मांड, कलफ और स्टार्च। तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है कि कंफ्यूज नहीं होना कि मांड किसे कहते हैं, कलफ किसे कहते हैं, स्टार्च किसे कहते हैं, मांड देना। तो ये सारे कपड़े को स्टिफ करने के लिए एजेंट होते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है। विशेषकर लगातार प्रयोग से जो सूती कपड़े होते हैं वो नरम, मुलायम और अजीब से हो जाते हैं, ढीले ढीले हो जाते हैं। तो उनकी जो चमक है, उनकी जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है और इस प्रकार से उनके सौंदर्य को और उनके जो बेजान जो होते हैं कपड़ों में, उनमें जान डालने के लिए, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से H2O यानी पानी ग्रहण करके इसके आपसी प्रतिक्रिया से कार्बोज एवं ऑक्सीजन बनाता है। ये क्या बनाता है? वायु से जो होता है उससे कार्बोज एवं ऑक्सीजन बनाता है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्च का निर्माण होता है। तो स्टार्च का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं? इसमें स्टार्च के लिए इसका आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण। स्टार्च प्राप्त करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर कार्बोज उपस्थित होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, ये इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O फिर प्लस सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है और प्लस क्लोरोफिल। अब इसमें दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल होता है। तो ये सारी चीजें इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य का प्रकाश और जो क्लोरोफिल पौधे के अंदर होता है उनसे मिलकर क्या बनता है? कार्बोज बनता है। यानी C6H12 यानी C के कितने हो गए? 6 ये H के 12 कैसे
हाइड्रोजन के 12 अणु हो गए इसके अंदर, और इसके अंदर O6 कैसे हो गए, O6 यानी O हमारे कितने आ जाएंगे इसके अंदर 6 आ जाएंगे, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, तो 13 यानी 6 हमारे यहाँ पर आ गए, और प्लस में 6O2, ये हमारा क्या बन गया, इसमें कार्बोज का निर्माण हो गया। इस प्रकार से कार्बोज का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कार्बोज द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। कार्बोज को पेड़ पौधे अपने जड़, तना, फूल, फल एवं बीज में जमा कर लेते हैं। जो ये कार्बोज होता है ये कहाँ पर जमा होता है, पेड़ पौधे के जो फूल होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं, उन सभी के अंदर। तभी तो हम खाते हैं, तब कहते हैं ना कि इसके अंदर स्टार्च है, तो उन सभी के अंदर वो क्या है, कार्बोज उपस्थित होता है। तनों में कार्बोज सेलुलोज के रूप में जमा होता है। जो तने होते हैं उसमें जो कार्बोज होता है वो सेलुलोज के रूप में जमा होता है। इसीलिए हमने जब फाइबर पढ़ा था तो आपको बताया था जो वनस्पति रेशे हैं उनको हमने क्या कहा, सेलुलोजिक फाइबर कहा, क्योंकि वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, पेड़ पौधे के जो तने से मिल रहे हैं, उनमें ज़्यादा कार्बोज की मात्रा होती है, तो उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। यह जो यौगिक है वो एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, आपको बताया था कि जलने के बाद ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। स्टार्च कार्बोज वर्ग के अंतर्गत ही आता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। और यह कार्बोज का सबसे जटिल रूप है। यह कार्बोज का सबसे जटिल रूप है। कार्बोज का सबसे जटिल रूप है यह, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, C6H10 होता है, H10 और O5 होता है। ये इसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद, अरारोट आदि जो स्टार्च है उसके अच्छे स्रोत होते हैं। और बबूल के पेड़ से जो गोंद की प्राप्ति होती है उससे में भी स्टार्च होता है। स्टार्च सफेद रंग के होते हैं। इसके चारों ओर सेलुलोज का आवरण होता है, और ताप के संपर्क में आकर जो इनकी जो बाहरी लेयर होती है, आउटर जो कवर होती है, बाहरी आवरण होता है, वो फट जाता है और जेली के समान ये घुलनशील बन जाता है। जेली बन जाती है, आपने देखा होगा जो आटे में पानी डालते हैं उसको अगर हम गैस पे ऑन करके उसको रखते हैं तो आप देखना एक लिक्विड जेली नुमा बन जाता है, वो चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, तो वो क्या है, स्टार्च ही होता है। अब विशेषताएं क्या होती हैं स्टार्च की, इसके अंदर विशेषताएं बताते हैं कि स्टार्च की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या क्या होती हैं स्टार्च की। सबसे पहली विशेषता यही है कि नंगी आंखों से देखने पर सभी उद्गमों यानी ओरिजिन से प्राप्त स्टार्च है एक समान, एक जैसे दिखते हैं। यानी अगर अब हम उनको देखते हैं तो एक समान दिखते हैं, परंतु यदि इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इनकी जो रचना है, जो स्टार्च की रचना में कणों में विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा, धुलाई में प्रयुक्त किए जाने वाले जो स्टार्च के जो कण हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। तो वस्त्र में वांछित कड़ापन लाने की क्षमता होती है। वांछित कड़ापन लाने की इसके अंदर क्षमता होती है। दूसरा, इसमें क्या होता है, वस्त्रों के रेशों के बीच स्टार्च से कण फंसकर जो बुनाई है उसको सघन कर देते हैं। जो इसके स्टार्च के जो कण हैं, यानी कि जैसे ये वीविंग है,
वीविंग ऐसे होती है, ये जो स्टार्च के कण है वो इनके यहाँ पर फंस जाते हैं और जो इनकी बुनाई है हम उसको क्या कर देते हैं, सघन कर देते हैं, बुनाई को सघन कर देते हैं, कॉम्पैक्ट वीविंग कर देते हैं। तो उससे क्या है, वस्त्र अच्छा दिखने लग जाता है। इसीलिए जब आप नया नया वस्त्र खरीदते हैं और वो क्या है, आप खरीदते हैं तो देखते हैं कि वो उसमें से छेद कम दिखाई देते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो इसकी बुनाई क्या हो जाती है, बुनाई सघन हो जाती है स्टार्च के द्वारा। अगला जो इसका कारण है वो क्या है, इसके लिए वस्त्र की सतह पर चिकनाहट लाकर वस्त्र पर जो धूल मिट्टी मैल वगैरह जो होते हैं वो फिसलकर जल्दी नीचे गिर जाते हैं, वो जल्दी दूर हो जाते हैं। वस्त्र पर अवरोधी सतह होने की क्षमता हो जिससे वस्त्र जल्दी फटते नहीं हैं। इसके ऊपर मैल मिट्टी वगैरह होते हैं वो जल्दी दूर हो जाते हैं, मैल धूल इत्यादि जल्दी दूर हो जाते हैं। अगला क्या बताया आपको इसमें, इसके जो घर्षण क्षमता, अगर इसके ऊपर स्टार्च का प्रयोग करते हैं तो घर्षण क्षमता है वो अधिक हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फाइबर से उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, मजबूती मिल जाती है, जिससे वो जल्दी नहीं फटते हैं। और इसके अंदर आपको क्या कारण बताया है, वस्त्र में चमक, ताजगी, नवीनता आ जाती है। स्टार्च का प्रयोग करना अत्यंत आसान एवं सहल क्रिया होती है, जो चाहे जब चाहे इसको कर सकता है, कोई झंझट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। और इसमें क्या है, स्टार्च रंगहीन एवं गंधहीन होता है, इससे वस्त्र के तंतु रचना आकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हुई हमारी इसकी विशेषताएं। अब इसमें स्टार्च के प्रकार की बात करते हैं कि स्टार्च कितने प्रकार का होता है। स्टार्च के प्रकार, सबसे पहले जो स्टार्च आता है वो है गेहूं का स्टार्च, दूसरा हो जाएगा चावल का स्टार्च, गेहूं का स्टार्च हो गया, चावल का स्टार्च हो गया, अरारोट हो गया, अरारोट का स्टार्च हो गया, मक्के का स्टार्च हो गया, मक्के का स्टार्च, साबूदाने का स्टार्च, साबूदाने का स्टार्च हो गया। इसके बाद आ गया आलू का स्टार्च, आलू का स्टार्च आ जाएगा। और इसमें गोंद का स्टार्च, जो आपको बताया था पेड़ों से जो गोंद मिलता है, गोंद का स्टार्च, अरारोट का स्टार्च, मक्के का स्टार्च, साबूदाने का स्टार्च, आलू का स्टार्च, रासायनिक स्टार्च हो गया, रासायनिक विधि से जो स्टार्च तैयार करते हैं रासायनिक स्टार्च, और व्यापारिक स्टार्च। व्यापारिक स्टार्च, और एक और है इसके अंदर जो लास्ट है ब्रिटिश गोंद का प्लस। ये हमारे स्टार्च के प्रकार हैं। तो गेहूं का जो स्टार्च है, सबसे पहले ये हमारे स्टार्च है, तो आपको बताया कि ये गेहूं से प्राप्त होने वाला, ये चावल
के आटे से, ये गेहूं के आटे से, अरारोट से, मक्के से, साबूदाने से, आलू से, गोंद का, आलू को उबालकर उससे स्टार्च प्राप्त किया जाता है। गोंद जो होता है उसको भी बॉयल करके उसमें से निकाला जाता है। रासायनिक स्टार्च यानी केमिकल्स का प्रयोग करके इसको तैयार किया जाता है। जो रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से भी कुछ स्टार्च हैं वो बनाए जाते हैं। व्यापारिक जो स्टार्च है वो तैयार कलफ कहते हैं, इनको तैयार किया जाता है। रेडीमेड स्टार्च होते हैं जो हमें डिब्बाबंद पदार्थों में मिलते हैं, डिब्बाबंद मिलते हैं, और ये हमें लार्ज स्केल पर तैयार किए जाते हैं। थोड़े कम मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये तैयार किए जाते हैं। मार्केट में ये डिब्बे में बंद के रूप में हमें मिलते हैं। ब्रिटिश जो गोंद का कलफ है, यह गोंद कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियल मेथड से इसको तैयार किया जाता है। इसमें स्टार्च को रासायनिक विधि से डेक्सट्रीन में बदला जाता है इसको, और इसका प्रयोग करना अत्यंत सरल एवं सहज होता है क्योंकि ये ठंडे पानी में भी शीघ्रता से घुल जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारे स्टार्च के प्रकार हैं। अब स्टार्च को दो तरीकों से तैयार किया जाता है, दो प्रकार से तैयार किया जाता है इसे, एक तो गर्म विधि से, एक ठंडी विधि से। गर्म और ठंडी विधि से इसे तैयार किया जाता है। आपसे अगर स्टार्च के प्रकार पूछे तो ये इसके स्टार्च के प्रकार हैं। स्टार्च को दो तरीकों से तैयार किया जाता है। कौन कौन सा है, एक गर्म विधि और दूसरी है वो ठंडी विधि। इन दो विधियों से तैयार किया जाता है। गर्म जो विधि है, इसके अंदर स्टार्च बनाने के लिए जिस भी पदार्थ को पानी में डालकर गर्म किया जाता है और उसकर जिससे कि उस पदार्थ के कण है वो फट जाते हैं। और वह पानी में आसानी से घुल जाते हैं। आपको बताया था कि जो स्टार्च के कण हैं वो पानी में डाल देते हैं, फिर जब हम गर्म करते हैं तो उनके कण हैं वो आपस में फट जाते हैं और जिससे स्टार्च का निर्माण होता है। और वो पानी के अंदर अच्छे प्रकार से डिजोल्व हो जाते हैं। फटने के बाद वह कण पानी को गाढ़े घोल में परिवर्तित कर देते हैं। जब भी आपको बताया कि आटे को अगर आप पानी में घोलते तो आप देखना कि गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो जाता है, जिससे और इस प्रकार से स्टार्च तैयार हो जाता है। कलफ देने के लाभ क्या क्या है? कलफ देने के जो लाभ है, ये तो थी हमारी गर्म विधि, आपको बताया कि गर्म और ठंडी विधि के अंदर क्या है, इनको इस प्रकार से तैयार किया जाता है। ठंडी विधि में क्या है, इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, इसको सीधा ही क्या कर देते हैं, पानी में। ठंडी विधि द्वारा कलफ तैयार करने के लिए इनको उबलते हुए पानी में बोरेक्स पाउडर एवं मोम मिलाकर घोल बना लिया जाता है। एक बर्तन में स्टार्च ले तथा उसी में बोरेक्स एवं मोम का जो है पेस्ट उसको घोल दिया जाता है। जब बोरेक्स पाउडर तथा मोम के अच्छी तरह पेस्ट बन जाते हैं तो इसमें आवश्यकता अनुसार ठंडा जल मिलाकर घोल को बराबर हिलाते हुए ताकि सभी जगह से मिश्रण है वो एकसार हो जाए, इस प्रकार से इसको तैयार करते हैं। इसमें हम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, इनको ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आपसे पूछे कि कलफ देने के लाभ क्या है और इसकी हानियों की ओर बात करते हैं कि कलफ देने से क्या लाभ होते हैं। कलफ वस्त्र पर कलफ लगाने से उनमें एक तो कड़ापन, ताजगी, नयापन आ जाता है। दूसरा आपको बताया कि उसमें जो वस्त्र की सघनता है वो और भी पास यानी उनको सघनता बढ़ जाती है, जो उनकी वीविंग है वो कॉम्पैक्ट वीविंग लगने लग जाती है। और वस्त्रों में आपको बताया कि घर्षण क्षमता है वो मजबूत हो जाती है। और कलफ लगाने से वस्त्र के ऊपर चिकनाई आ जाती है, जिससे धूल, मिट्टी इत्यादि मैल जो होता है वो जल्दी से चिपकता नहीं है और आसानी से धुल भी जाता है। और कलफ देने से इस्त्री अच्छे प्रकार से की जा सकती है, जो प्रेस है वो अच्छे से हो जाती है। कलफ लगे वस्त्र शीघ्रता से, आपको बताया कि ये क्या है,
प्लीट्स, जो इनमें प्लीट्स वगैरह डालते हैं वो अच्छी प्रकार से डल जाती है। कलफ लगे वस्त्रों की धुलाई सफाई में आसानी होती है। कलफ लगे वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न और जो चुन्नटें हैं वो नहीं पड़ती हैं। कलफ लगे वस्त्र व्यक्ति जब पहनता है तो वो बड़ा ही सुंदर, यानी उसकी पर्सनालिटी है वो अच्छी लगने लग जाती है। वे वस्त्र धोने पर पुराने, बेजान, छिद्रदार एवं लुझे से जो हो जाते हैं, अगर हम उनमें स्टार्च दे देते हैं तो उनकी जो चमक जो चली जाती है वो बरकरार हो जाती है, वो अच्छे लगने लग जाते हैं और इस प्रकार से वो है क्या है, पुनः का पहनने के यानी प्रयोग के लायक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, कलफ देने के फायदे तो ये हैं। अब नुकसान क्या है, कुछ इसके हानियां भी होती हैं। वस्त्र पर कलफ देने से जहाँ एक और अनेक फायदे हैं, वहाँ कुछ हानियां भी है। सबसे पहले कलफ लगे वस्त्र पर जीवाणु, फफूंदी, कीड़े वगैरह लगने का डर है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको कीड़े जल्दी खाने लग जाते हैं, उनकी ओर जल्दी से आकर्षित होते हैं। कलफ लगे परिधानों, क्योंकि उन पर क्या है, स्टार्च होता है यानी सेलुलोज होता है जो कीड़े वगैरह खाते हैं। कलफ लगे परिधानों को गर्मी के मौसम में पहनने पर और भी अधिक गर्मी लग जाती है, क्योंकि उनके जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं कलफ लगाने से, जिससे हमारे वो क्या शरीर को यानी वो और भी गर्मी देने वाले बन जाते हैं। कलफ का कड़ापन त्वचा को कई बार नुकसान भी पहुंचाता है, कष्ट देता है, वो चुभने भी लग जाता है। तो इस प्रकार इसको लगाने से पूर्व जो आराम की अनुभूति नहीं हो पाती है, तो इसीलिए क्या है, ये कई बार नुकसान भी कर जाता है। फिर भी कलफ देने से अनेक फायदे ज़्यादा हैं, इसके नुकसान कम हैं। तो ये हुए हमारी स्टार्च की बात, हमने स्टार्च की बात। अब अगला जो हमारा है इसके अंदर है नील की बात करते हैं। इसमें नील और विरंजक है। नील की बात करते हैं कि नील क्या है, या फिर हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।